जय हिंद प्यारे बच्चों, जेपी क्लास में आपका स्वागत है। केमिस्ट्री के बहुत ही महत्वपूर्ण चैप्टर तत्वों के वर्गीकरण और आवर्त सारणी का आज हम लोग 6वां वीडियो देखेंगे। इसके पहले हम लोगों ने बहुत 5 वीडियो देखे, जिसमें से 4 जो वीडियो था थ्योरेटिकल था। आज हम लोग ऑब्जेक्टिव पढ़ेंगे और इसके पहले जो 5वां वीडियो था उसमें भी हम लोगों ने ऑब्जेक्टिव पढ़ा था। इसका अर्थ यह है कि हम लोग ऑब्जेक्टिव का पार्ट 2 देखेंगे। इसके पहले पार्ट में हमने 40 क्वेश्चन बताए थे, आज हम लोग 41वें क्वेश्चन से आगे पढ़ेंगे। ठीक है बाबू, चलिए हम लोग वीडियो की शुरुआत करते हैं। और आज का पहला और टोटल चौथा नंबर बाबू 41वां नंबर क्वेश्चन हम लोग देखेंगे। ठीक है बाबू, चलिए ध्यान से देखिएगा। सर्वाधिक व्युत्क्रमात्मक तत्व है। सर्वाधिक व्युत्क्रमात्मक तत्व कौन है बाबू, इसको आपको बताना है। ध्यान से देखिएगा। व्युत्क्रमात्मक का मतलब क्या होता है पहले मैं आपको समझाता हूँ। जैसे कोई एग्जाम्पल लिया जाए बाबू HCl का। किसका बाबू? HCl यानी हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। इसमें याद कीजिए H और Cl के बीच कौन सा बॉन्ड पाया जाएगा? वो सिंगल बॉन्ड पाया जाएगा। सिंगल बॉन्ड का मतलब होता है यहाँ पर 1 इलेक्ट्रॉन होगा और यहाँ पर कितना इलेक्ट्रॉन? 1 इलेक्ट्रॉन होगा। समझ में आया कि नहीं बाबू? अब देखिए, इसको आप ऐसे भी लिख सकते हैं, बीच में क्या रख दीजिए? 2 इलेक्ट्रॉन को रख दीजिए। इस बॉन्ड को क्या बोलते हैं बाबू? सह संयोजक बंधन। याद रहेगा वो, सह संयोजक बंधन। ठीक है। अब ये दोनों जो इलेक्ट्रॉन हैं, इनमें जो बॉन्डिंग वाले जो इलेक्ट्रॉन हैं, इनको कौन युग्म बोलते हैं बाबू? बंधन युग्म इलेक्ट्रॉन। कौन से इलेक्ट्रॉन बोलेंगे? बंधन युग्म इलेक्ट्रॉन। अब इस बंधन युग्म जो इलेक्ट्रॉन है, इनमें किसी एक तत्व के पास या एक परमाणु के पास अपनी ओर आकर्षित करने की क्षमता क्या होगी? अधिक होगी। तो जो बॉन्डिंग में जो दोनों इलेक्ट्रॉन भाग लिए हैं, इनको अपनी ओर आकर्षित करने की जो कैपेसिटी होती है, इसको कहा जाता है विद्युत ऋणात्मकता। और यह गुण विद्युत ऋणात्मकता हो गया, और जो तत्व ऐसा गुण दिखाएगा विद्युत ऋणात्मक तत्व कहलाएगा। ठीक है बाबू। जिसके पास अपनी ओर खींचने की कैपेसिटी ज़्यादा है, उसके ऊपर क्या आएगा बाबू? माइनस डेल्टा चार्ज, और जिसके पास कम है प्लस डेल्टा चार्ज आएगा। बात समझ में आया कि नहीं बाबू? तो पूरे आवर्त सारणी में सबसे अधिक विद्युत ऋणात्मक तत्व कौन होता है? फ्लोरीन होता है, जो किस ग्रुप का है बाबू? हैलोजन समूह का है। कौन समूह बाबू? हैलोजन समूह का है। याद रहेगा बाबू। तो किसके पास इलेक्ट्रॉन को अपनी ओर, यानी बॉन्डिंग जो इलेक्ट्रॉन है उनको अपनी ओर आकर्षित करने का गुण ज़्यादा होता है? तो याद रखिएगा हैलोजन समूह का कौन सा तत्व बाबू? फ्लोरीन। समझ में आ गया बाबू। चलिए अब क्वेश्चन नंबर 42 देखते हैं। कह रहा है सर्वाधिक इलेक्ट्रॉन बंधुता, यानी इलेक्ट्रॉन को खींच रहा है, साथ साथ इलेक्ट्रॉन का किसको इलेक्ट्रॉन से ज्यादा सबसे लगाव होता है? तो याद रखिएगा इलेक्ट्रॉन बंधुता सबसे अधिक किसकी होती है? क्लोरीन की होती है। इसके अंदर इलेक्ट्रॉन की प्रति लगाव काफी क्या होता है? अधिक होता है। तो याद रखिएगा, अगर आपसे विद्युत ऋणात्मकता पूछेगा तो किसका? फ्लोरीन का। इलेक्ट्रॉन बंधुता किसका बाबू? क्लोरीन का होता है। समझ में आ गया बाबू। चलिए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट 43 का आ रहा है रेडियो सक्रिय क्षारीय धातु है। सबसे पहले आपको मालूम होगा कि क्षारीय धातु जो होता है वर्ग 1 के तत्व होते हैं। वर्ग 1 के तत्व को क्या कहा जाता है? वो क्षारीय धातु के नाम से जाना जाता है। इसमें कौन कौन आता है? हाइड्रोजन, लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम, सीजियम, फ्रांसियम। ठीक है बाबू। तो ये जो फ्रांसियम होता है, इसका द्रव्यमान काफ़ी क्या होता है? अधिक होता है। नाभिक का द्रव्यमान काफ़ी ज़्यादा होने के कारण ये अल्फा बीटा, कौन कौन बाबू? अल्फा बीटा या गामा। ये अल्फा बीटा क्या है बाबू? कण है, और गामा क्या है? किरण है। इनका ये क्या करते हैं? उत्सर्जन करते हैं, और यही प्रॉपर्टी कहलाती है रेडियो सक्रियता। यानी अल्फा बीटा गामा का अगर क्या किया जाए बाबू? का उत्सर्जन मतलब बाबू बाहर निकालना, यह प्रॉपर्टी कहलाती है
रेडियो सक्रियता, रेडियो सक्रियता। तो आप हमसे पूछ सकते हैं कि सर रेडियो सक्रियता क्यों दिखाया जाता है, मतलब क्यों रेडियो सक्रियता कोई तत्व दिखाते हैं। उनका नाभिक का द्रव्यमान बहुत ज़्यादा हो जाने के बाद वो अस्थाई होने के लिए, जब द्रव्यमान ज़्यादा हो जाएगा और अस्थाई हो जाएंगे, तो अस्थाई होने के लिए अल्फा बीटा या गामा का उत्सर्जन करते हैं। यह प्रॉपर्टी कहलाती है रेडियो सक्रियता। और कोई पूछेगा रेडियो सक्रियता का खोज किसने किया था, हेनरी बैकुरल। कौन सा नाम याद रखिएगा, हेनरी बैकुरल ने रेडियो सक्रियता का खोज किया था। समझ में आया कि नहीं बाबू, बहुत बढ़िया, यहाँ तक आपको समझ में आया होगा। तो कौन सा तत्व है बाबू क्षारीय धातु में, फ्रांसियम। कौन बाबू, फ्रांसियम, जो कैसा होता है, रेडियो सक्रिय क्षारीय धातु होता है, यानी ऑप्शन नंबर डी सही है। समझ में आया कि नहीं बाबू। क्षारीय धातु क्यों बोलते हैं, क्योंकि मृदा क्षार प्रॉपर्टी होती है, इसलिए क्षारीय धातु। और दूसरा ये क्या होता है, फ्रांसियम जो होता है उसका नाभिक का द्रव्यमान ज़्यादा होने के कारण अपने आप अल्फा बीटा या गामा किरणों का उत्सर्जन करता है। इस प्रॉपर्टी को बोलते हैं रेडियो सक्रियता, यानी फ्रांसियम क्या है, रेडियो सक्रिय तत्व। समझ में आ गया बाबू। चलिए अब क्वेश्चन नंबर 44 की तरफ हम लोग बढ़ते हैं। 44 क्या कह रहा है, बोर आवर्त सारणी किसने बनाया था। बोर आवर्त सारणी बाबू याद रखिए पहला किसके आधार पे है, बोर के इलेक्ट्रॉनिक विन्यास पर, बोर के इलेक्ट्रॉनिक विन्यास पर आधारित है। इलेक्ट्रॉनिक विन्यास पर क्या है बाबू, आधारित है। तो किसके इलेक्ट्रॉनिक विन्यास पर बाबू, बोर के इलेक्ट्रॉनिक विन्यास पर क्या है, आधारित। इलेक्ट्रॉनिक में समझ रहे हैं, जैसे NS2 पढ़े ना, NP6, ये सब जो भरा जाता है इलेक्ट्रॉनिक विन्यास होता है। तो बोर के इलेक्ट्रॉनिक विन्यास पर आधारित है। और इसको किसने बनाया था, बर्नर बरी, और एक और साइंटिस्ट थे जिनका नाम था रांग। नाम याद रखिएगा, बर्नर बरी और रांग ने क्या बनाया था, बोर आवर्त सारणी का निर्माण किया था। और इसको किसके नाम से जाना जाता है, इस आवर्त सारणी के एक और नाम से आधुनिक दीर्घाकार, आधुनिक दीर्घाकार कौन सारणी बाबू, आवर्त सारणी के नाम से भी जाना जाता है। आधुनिक दीर्घाकार आवर्त सारणी के नाम से जाना जाता है। कब बनाया गया था बाबू, 1922 ईस्वी में बनाया गया था। समझ में आ गया बाबू, बहुत बढ़िया। यहाँ तक आपको समझ में आना चाहिए कि बोर आवर्त सारणी किसके आधार पे है, बोर के इलेक्ट्रॉनिक विन्यास पर आधारित है। और इसको कौन बनाया था, बोर बरी और रांग ने। कब बाबू, 1922 में। और याद रखना है आधुनिक दीर्घाकार आवर्त सारणी के नाम से भी इसे जाना जाता है। समझ में आ गया बाबू। चलिए क्वेश्चन नंबर 45 की तरफ हम लोग चलते हैं। 45 कह रहा है बोर आवर्त सारणी को किस नाम से जाना जाता है। मैंने अभी आपको बताया बोर के आवर्त सारणी को किसके नाम से, आधुनिक दीर्घाकार आवर्त सारणी के नाम से भी जाना जाता है। यानी आधुनिक दीर्घाकार आवर्त सारणी कौन है बाबू, इसमें ऑप्शन नंबर सी सही है, आधुनिक दीर्घाकार आवर्त सारणी। कोई दिक्कत बाबू, ऑप्शन नंबर सी ठीक है। चलिए अब क्वेश्चन नंबर कहाँ पहुँचते बाबू, 46 के पास। 46 कह रहा है आधुनिक दीर्घाकार आवर्त सारणी किसको आधार मानकर बनाया गया है। जो आधुनिक आवर्त सारणी है किसको आधार मान के बनाया गया है, तो मैंने बताया आपको कौन विन्यास, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास। देख लीजिए यहाँ पे लिखा था मैंने कि बोर का जो आवर्त सारणी है इलेक्ट्रॉनिक विन्यास पर क्या है, आधारित है। ठीक है बाबू, तो कौन सा ऑप्शन सही है, देख लीजिए इलेक्ट्रॉनिक विन्यास, ऑप्शन नंबर सी सही है। ये जो है परमाणु संख्या मोसले का आवर्त सारणी। तो मोसले का जो आवर्त सारणी है बाबू किस पर आधारित है, तो याद रखिएगा परमाणु संख्या पर आधारित है। जबकि किनका बाबू, मेंडलीव का आवर्त सारणी किस पे आधारित है, परमाणु द्रव्यमान पर आधारित है। जबकि किसका, बोर का आवर्त सारणी, बोर का आवर्त सारणी किस पर आधारित है बाबू, तो याद रखिएगा इलेक्ट्रॉनिक विन्यास पर। तो कौन सा आंसर सही है, ऑप्शन नंबर कौन बाबू, सी सही है। ठीक है, चलिए इतना आपको क्या रखना है, याद रखना, ऑप्शन नंबर सी सही है। इलेक्ट्रॉनिक विन्यास पर बोर का आवर्त सारणी यानी आधुनिक आवर्त सारणी आधारित है। ठीक है बाबू। चलिए क्वेश्चन नंबर 47 पर हम लोग पहुँचते हैं। 47 क्या कह रहा है,
आवर्त संख्या दिया है और आवर्त संख्या का नाम दिया है और कह रहा है कि आपको बताना है कि किस किस नाम से जाते हैं। सभी सही है, मैंने सभी सही क्रम में इनको सजा दिया है। याद रखिए बाबू, जो इसके ये दिया है आपके पास आवर्त है और इधर उनका नाम है। देखिए बाबू, जो आवर्त संख्या 1 होता है इसमें कितने तत्व होते हैं, याद कर लीजिए 2। आवर्त संख्या 2 और 3 में कितने तत्व होते हैं, 8। आवर्त संख्या 4 और 5 में कितने होते हैं बाबू, 18। और आवर्त संख्या 6 और 7 में कितने तत्व होते हैं, 32। याद करने का तरीका मैंने पिछले वीडियो में बताया था, 2 8 8 18 18 32। याद आ रहा है वो, 2 8 8 18 18 32, जिसमें इसको कहा जाता है आवर्त संख्या 1 को किसके नाम से बाबू, अति लघु। आवर्त संख्या 2 और 3 को बाबू लघु। आवर्त संख्या 4 और 5 को दीर्घ और आवर्त संख्या 6 और 7 को क्या कहा जाता है, अति दीर्घ कहा जाता है। समझ में आया कि नहीं बाबू, एक बार आप देख लीजिए। इसमें देखिए बाबू ध्यान से, जो आपके पास क्या है, आवर्त संख्या कितना है, 1 है, यानी ये वाला हाइड्रोजन, उधर क्या है, हीलियम। कितने तत्व हैं बाबू, 2 तत्व हैं। 2 में कौन कौन है, लिथियम, बेरिलियम से लेकर कहाँ तक, नियान तक 10 आएंगे। सोडियम से लेकर आर्गन तक कितने, सोडियम से लेकर आर्गन तक ये भी कितने आएंगे, 8। ये लिथियम से लेकर मतलब 2 से परमाणु संख्या 10 तक 8 आ जाएंगे। और सोडियम 11 से लेकर आर्गन 18 तक बीच में कितना आ जाएंगे, 8 आ जाएंगे। इसी तरीके से पोटेशियम से लेकर कहाँ तक बाबू, क्रिप्टॉन तक, याद कीजिए कितना आएंगे, यहाँ 18 आएंगे, यहाँ भी कितने आएंगे, 18। और छठवां सीजियम से लेकर कहाँ तक बाबू, जेनॉन तक कितने आते हैं बाबू, टोटल कितने, 32 तत्व आते हैं। कहेंगे सर कैसे, तो 32 तत्व के लिए आपको क्या याद रखना है, शुरुआत हो रहा है सीजियम से लेकर, और देखिए ये भी किसके अंदर आ रहा है वो, लेंथेनम से लेकर कहाँ तक, यहाँ तक बाबू ल्यूटेशियम तक। ये भी कहाँ का है बाबू, तो याद रखिए आवर्त संख्या 6 का ही है। तो इनको काउंटिंग कीजिएगा, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 और 32। टोटल कितने आ जाएंगे, 32। और लास्ट में भी कितने आ जाएंगे, 32। लास्ट वाला नीचे वाला कहाँ का है बाबू, आवर्त संख्या 7 का। तो क्या क्या सीखे हम लोग, आवर्त 1 में 2, आवर्त 2 में 8, 3 में 8, 4 में 18, 5 में 18, 6 में 32, 7 में 32। याद हो जाएगा बाबू। चलिए अब क्वेश्चन नंबर कहाँ, 48 पर हम लोग पहुँचते हैं। 48 कह रहा है कि दुर्लभ मृदा धातु को किस नाम से जाना जाता है। दुर्लभ मृदा धातु, क्या नाम दिया गया बाबू, दुर्लभ मृदा धातु। बाबू इनको एक और नाम से जाना जाता है और वो नाम क्या है बाबू, लैंथेनाइड्स। क्या नाम है, लैंथेनाइड्स के नाम से जाना जाता है, लैंथेनाइड्स। कहाँ से कहाँ तक होते हैं, 58 से लेकर कहाँ तक, 71 तक। 58 से लेकर 71 तक को क्या कहा जाता है, लैंथेनाइड्स। इनके लिए याद रखना है वर्ग कितना बाबू, वर्ग 3, आवर्त याद रखना है 7, वर्ग 7 नहीं, आवर्त कितना बाबू, 6। आवर्त संख्या 6 और वर्ग संख्या कितना बाबू, 3। कहाँ से कहाँ तक, 58 से लेके 71 तक। ये कहाँ रहते हैं बाबू, याद रखिएगा आवर्त सारणी के नीचे, आवर्त सारणी के नीचे याद रहेगा बाबू। तो कहाँ आपको मिलेंगे ये देख लीजिएगा फिर से। देखिए बाबू ये जो आपके पास दिख रहे हैं 58 से लेके, यहाँ से सीजियम कितना है 58 से लेके कहाँ तक, 71 तक। ये LA आता है यहाँ का है, तो इसको छोड़ दीजिए। 58 से लेकर 71 तक जो 14 तत्व आ रहे हैं बाबू उन्हीं को कहा जाता है लैंथेनाइड्स कहा जाता है। और लैंथेनाइड्स को एक और नाम से बाबू दुर्लभ मृदा धातु के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है बाबू, चलिए आगे बढ़ा जाए। तो यानी कौन सा आंसर सही है बाबू, लैंथेनाइड्स सही है, यानी ऑप्शन नंबर बी सही है। चलिए क्वेश्चन नंबर 49 क्या कह रहा है, आवर्त में बाएं से दाएं जाने पर परमाणु त्रिज्या बढ़ता है, घटता है, परिवर्तित रहता है, अपरिवर्तित रहता है सभी। देखिए वो सबसे पहले मैं आपको बता दूं परमाणु त्रिज्या क्या होता है। मान लीजिए आपके पास ये नाभिक है और ये बाबू कक्ष है। क्या है बाबू, कक्ष, जिसमें कौन चक्कर लगाता है, इलेक्ट्रॉन चक्कर लगाता है। ये आपके पास क्या है बाबू, नाभिक।
नाभिक है। और ये आपके पास मान लीजिए कौन सा कक्ष है, बाह्यतम कक्ष। ठीक है बाबू, किसी भी परमाणु के नाभिक, किसी भी परमाणु के नाभिक, ये आपके पास नाभिक है और ये कौन कक्ष है, बाह्यतम कक्ष। इनके बीच की जितनी दूरी होती है इन्हीं को कहा जाता है परमाणु त्रिज्या। क्या कहा जाता है बाबू, परमाणु त्रिज्या। यानी किसी भी तत्व के परमाणु में कक्ष की संख्या जितनी अधिक होगी उसका परमाणु त्रिज्या उतना ही क्या होगा, अधिक होगा। अगर 2 होता, 2 के लिए कहाँ से कहाँ तक, यहाँ से लेके यहाँ तक, 1 के लिए यहाँ से यहाँ तक। देखिए जितना ये यहाँ पे कक्ष कितना है, 1 है, यहाँ पे 2 है, यहाँ पे कितना है, 3 है। यानी कक्ष की संख्या बढ़ने पर परमाणु त्रिज्या का मान क्या होता है, बढ़ता है। किसके किसके बीच की दूरी है बाबू, तो कहिएगा कहाँ से कहाँ तक, याद रखिएगा नाभिक, नाभिक से कहाँ तक बाबू, कौन कक्ष, बाह्यतम कक्ष, बाह्यतम कक्ष। और नाभिक का कौन यूज करेंगे बाबू, केंद्र यूज करेंगे। बीच की जितनी डिस्टेंस होगी वही डिस्टेंस कहलाती है परमाणु त्रिज्या। समझ में आया कि नहीं बाबू। तो परमाणु त्रिज्या क्या कह रहा है, बाएं से कहाँ जाने पर, दाएं जाने पर। अब ध्यान से सुनिए, जैसे किसी भी, अगर हम किसकी बात करें बाबू, आवर्त की बात करें, जैसे हम लोग के पास यहाँ आवर्त 2 है, लिथियम से लेकर कहाँ तक बाबू, नियॉन तक। अब बताइए क्या आवर्त चेंज हो रहा है, नहीं सर, लेकिन क्या चेंज हो रहा है, परमाणु संख्या चेंज हो रहा है। परमाणु संख्या के मतलब नाभिक में किन की संख्या, प्रोटॉन की संख्या क्या होगी, बढ़ेगी। तो जब किसी भी आवर्त में बाएं से दाएं जाएंगे तो किसकी संख्या बढ़ेगी, प्रोटॉन की संख्या बढ़ेगी। जब प्रोटॉन की संख्या बढ़ेगी इसका मतलब नाभिकीय आवेश यानी धन आवेश की मान बढ़ेगा और इलेक्ट्रॉन को अपनी ओर क्या करेगा, आकर्षित करेगा। मान लीजिए यहाँ पे 7 है और यहाँ पे इलेक्ट्रॉन एगो है, तो इलेक्ट्रॉन को खींचेगा, आकर्षण बल लगेगा। अगर यहीं पे क्या हो जाए, 8 हो जाए और इस इलेक्ट्रॉन को खींचना है और तेज से खींचेगा, 9 हो जाए और तेज से खींचेगा, 10 हो जाए और तेज से खींचेगा। यानी जितनी क्या होती है नाभिकीय आवेश यानी प्रोटॉन की संख्या बढ़ती है उतना ही अधिक क्या होता है बाबू, आकर्षण बल बढ़ेगा। और आकर्षण बल बढ़ेगा तो इसका मतलब नाभिक और बाह्यतम कक्ष में जो इलेक्ट्रॉन है उसके बीच की दूरी क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। तो कहिएगा सर अगर आवर्त नहीं चेंज हो रहा है तो घटेगा, और अगर आवर्त चेंज हो रहा है, देखिए पहला आवर्त, दूसरा, तीसरा, चौथा, 5वां, 6वां, 7वां, यानी इसमें 1 कक्ष होगा, इसमें 2 होगा, इसमें 3 होगा, इसमें 4 होगा, इसमें 5, इसमें 6, इसमें 7। यानी जितनी ज़्यादा कक्ष की संख्या बढ़ेगी त्रिज्या बढ़ेगा। और अगर कक्ष की संख्या नहीं बढ़ रही है इसका मतलब त्रिज्या क्या होगा, घटेगा। तो कहिएगा जब भी कहाँ से कहाँ जाएंगे बाबू, अगर कहाँ से किसी भी, किसमें सर, आवर्त में बाएं से दाएं जाते हैं तो कहिएगा परमाणु त्रिज्या क्या होता है, घटता है। तो यहाँ याद रखिए अगर आवर्त में कहाँ से कहाँ जा रहे हैं बाबू, बाएं से दाएं, बाएं से दाएं, तो कहिएगा क्या घटेगा, परमाणु त्रिज्या, परमाणु त्रिज्या क्या होता है बाबू, घटता है। तीर नीचे का मतलब घट रहा है। और अगर वर्ग में कहाँ जाएंगे, ऊपर से नीचे जाएंगे तो इसका मतलब है परमाणु त्रिज्या क्या होगा, बढ़ेगा। क्योंकि कक्ष की संख्या चेंज होगी परमाणु त्रिज्या बढ़ेगा। समझ में आया कि नहीं, कॉन्सेप्ट समझ में आया। नाभिक के केंद्र और बाह्यतम कक्ष के बीच की दूरी क्या कहलाती है, परमाणु त्रिज्या। और अगर आवर्त में बाएं से दाएं जाएंगे तो कक्ष की संख्या सेम रहता है लेकिन आवेश का मान बढ़ता है, जिसके चलते आकर्षण बल ज्यादा होता है तो बीच की दूरी क्या होती है, घटती है। लेकिन अगर किसी वर्ग में ऊपर से कहाँ आएंगे, नीचे, कक्ष की संख्या बढ़ता है। अब मान लीजिए कक्ष संख्या बढ़ेगा तो परमाणु त्रिज्या का मान क्या होगा, बढ़ेगा। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। 50 नंबर कह रहा वर्ग में ऊपर से नीचे आने पर परमाणु त्रिज्या मैंने बताया क्या होता है, वो बढ़ता है। ऑप्शन नंबर ए सही है। तो आवर्त में बाएं से दाएं जाएंगे घटेगा, वर्ग में ऊपर से नीचे आएंगे बढ़ेगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। 51 नंबर कह रहा है आवर्त में बाएं से दाएं जाने पर धात्वी गुण, धात्वी गुण क्या होता है बाबू, यानी जो धातु की प्रॉपर्टी को दिखाएगा। तो आपको बताना है कि आवर्त में बाएं से दाएं जाने पर धात्वी गुण बढ़ता है या घटता है। देखिए बाबू ध्यान से आप आवर्त सारणी को देखिए और खुद याद कीजिए कौन सा
आंसर सही होना चाहिए। देखिए बाबू, इधर जो दिख रहा है बाबू, इधर वाले ये क्या है, धातु है। इधर वाला क्या है, देखिए ये क्या है, धातु है। ये क्या है, अधातु है। बीच में भी क्या है, धातु है। तो आप देखिए कि बायां साइड क्या है, बायां साइड क्या है बाबू, धातु, और दायां साइड क्या है, अधातु है। बीच में भी क्या है, धातु है। तो आपको क्या बता रहे हैं कि बायां साइड धातु और दायां साइड अधातु, तो इधर से इधर जा रहे हैं तो धातु से किस में आ गए, अधातु में। इसका मतलब धात्विक गुण में क्या आ रही है, कमी आ रही है। समझ में आया कि नहीं? किसी भी आवर्त सारणी में अगर किसी आवर्त में हम कहां से कहां जाएंगे, बाएं से कहां जाएंगे, दाएं। ये बायां, ये दायां, इधर से इधर चलेंगे तो बाबू किस में कमी आएगी, धात्विक गुण में कमी। कहिएगा सर कैसे, थोड़ा बता दीजिए। यहाँ देखिए लिथियम क्या है, धातु है, जबकि नियॉन क्या है, अधातु है। तो धातु से कहां पहुंचे, अधातु। इसका मतलब धात्विक गुण में क्या आ जाएगी बाबू, कमी आ जाएगी। समझ में आया कि नहीं बाबू? चलिए, तो ये आपको समझ में आ गया होगा कि किसी भी आवर्त में बाएं से कहां चलने पर, दाएं चलने पर किसमें बाबू, धात्विक गुण में क्या आएगी, कमी। तो अगर आप क्या याद रखिएगा, आवर्त में, आवर्त में कहां से कहां चलते हैं, बाएं से, बाएं से कहां चल रहे हैं बाबू, दाएं। तो इसका मतलब क्या होगा, तो याद रखिएगा धात्विक गुण, कौन सा गुण बाबू, धात्विक गुण में क्या आएगी, कमी आएगी। धात्विक गुण में क्या आएगी बाबू, कमी आएगी। समझ में आया कि नहीं? और अगर वर्ग में, वर्ग में कहां से कहां बाबू, ऊपर से कहां चलेंगे, नीचे चलेंगे, तो याद रखिएगा धात्विक गुण बढ़ेगा। धात्विक गुण क्या होगा बाबू, अधिक हो जाएगा। आप कहेंगे सर कैसे, थोड़ा समझा दीजिए। अगर हम लोग धातु से अधातु पे आ रहे हैं तो कमी आ रहा है, लेकिन अधातु से अगर धातु पर चलेंगे तो क्या होगा, वृद्धि होगा। तो आवर्त में बाएं से दाएं जाने पर धात्विक गुण क्या होता है, घटता है। जबकि किसमें बाबू, देख लीजिए, वर्ग में ऊपर से नीचे आएंगे तो धात्विक गुण क्या होता है, बढ़ता है। एग्जाम्पल के तौर पे जैसे नाइट्रोजन, फास्फोरस, आर्सेनिक, एंटीमनी, बिस्मथ। ध्यान सुनिएगा, ये वर्ग कितना है बाबू, 15 के तत्व हैं। किसके बाबू, 15 के। अब देखिए नाइट्रोजन और फास्फोरस क्या है, अधातु हैं, जबकि आर्सेनिक और एंटीमनी कैसे हैं बाबू, उपधातु हैं। और यहाँ पे बिस्मथ क्या है बाबू, धातु है। अब देखिए वर्ग में ऊपर से कहाँ आ रहे हैं, नीचे आ रहे हैं, तो इनकी में क्या चेंज हो रहा है, पहले अधातु, फिर उपधातु, फिर धातु। इसका मतलब धात्विक गुण में क्या आ रही है, वृद्धि आ रही है, यानी ऑप्शन नंबर ए सही है। तो याद हो जाएगा, आवर्त में बाएं से दाएं धात्विक गुण में कमी, ऊपर से नीचे धात्विक गुण में वृद्धि। समझ में आया कि नहीं बाबू? आवर्त समझना है ना, आवर्त में बाएं से दाएं मतलब इधर से इधर, वर्ग में ऊपर से नीचे मतलब ऊपर से कहां जाएंगे, नीचे आ जाएंगे। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 53 देखते हैं। आवर्त एक में कुल तत्वों की संख्या होती है। देखिए वो आवर्त एक में कुल तत्वों की संख्या कितनी होती है, तो याद रखिएगा 2 होती हैं। और आपको मैंने याद भी करा दिया है, 2, 8, 8, 18, 18, 32, 32। ये किसका है बाबू, आवर्त अगर बात करें किस आवर्त का है, 1, ये 2, ये 3, ये 4, ये 5, ये 6, ये 7। यानी आवर्त एक में कितने तत्व हैं बाबू, कितने तत्व, 2 तत्व। ऑप्शन नंबर डी सही। समझ में आया कि नहीं बाबू? चलिए क्वेश्चन नंबर 54। वर्ग 3 में कुल तत्वों की संख्या कितनी होती है, ये आपको बताना है। देखिए बाबू, वर्ग जो 3 होता है, वर्ग 3, इसके अंदर डी ब्लॉक के भी तत्व आते हैं और एफ ब्लॉक के भी तत्व आते हैं। देखिए वर्ग 3 आपको दिख रहा है, देखिए वो वर्ग 3 आपको दिख रहा है, यही वर्ग क्या है, 3 है। ये वर्ग है बाबू, इधर से आवर्त चलते वर्ग 3। इसमें देखिए कौन कौन आ रहा है, एस्केंडियम, एटेरियम, यहाँ है बाबू लेंथेनम, यहाँ क्या है, एक्टिनियम। ये 4 यहीं से आते हैं, यानी एस्केंडियम, एटेरियम, लेंथेनम, एक्टिनियम, 4 यहाँ से। और बाकी ये दिख रहा है आपको, इनको छोड़ने के बाद 58 से 71 और 90 से कहाँ तक बाबू, 103 तक, ये भी किस में आते हैं, वर्ग 3 में। तो टोटल कितने तत्व हो जाएंगे,
1 2 3 और 4 और ये 14 और ये 14, 28 4 कितने हो जाएंगे? 32 हो जाएंगे। समझ में आया कि नहीं? तो कुल कितने तत्व आते हैं? 32। समझ में आ रहे बाबू? देखिए 3 है, 1 2 3 4, ये वर्ग हो गया, वर्ग 3 में कितने तत्व होंगे? 4, और बाकी 58 से 71 लेंथेनाइड्स और 90 से 103 एक्टिनाइड्स। इन दोनों को मिला के टोटल कितने तत्व हो गए बाबू? 28, और 4 इधर से कितने बाबू? 32 तत्व आते हैं। कितने बाबू? 32 तत्व आते हैं। याद रहेगा बाबू? बहुत बढ़िया। इनमें क्या याद रखिएगा? 4 होते हैं किस ब्लॉक के तत्व बाबू? डी ब्लॉक के तत्व। और कितने बाबू? याद रखिएगा 28 किसके बाबू? एफ ब्लॉक के तत्व होते हैं, एफ ब्लॉक के तत्व। टोटल मिला के कितने तत्व हो गए? 32। समझ में आया कि नहीं बाबू? बहुत बढ़िया। क्वेश्चन नंबर 55 देखते हैं। 55 कह रहा है परमाणु के बाह्यतम कक्ष से इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए आवश्यक ऊर्जा कहलाती है। यानी मान लीजिए ये कोई परमाणु का नाभिक है और यहाँ पे आपके पास कौन सा कक्ष दिया गया है? बाह्यतम कक्ष। बाह्यतम कक्ष में मान लीजिए क्या है? इलेक्ट्रॉन है। इस इलेक्ट्रॉन को क्या निकालना है बाबू? बाहर निकालना है। बाहर निकालने के लिए इलेक्ट्रॉन को बाहर निकालने में खर्च जो क्या होती है बाबू? ऊर्जा होती हैं। इसी के बारे में बताना था। किसी भी परमाणु के बाह्यतम कक्ष में जो इलेक्ट्रॉन होती है उसको बाहर निकालने के लिए जितनी ऊर्जा की आवश्यकता होती है या जितना ऊर्जा खर्च किया जाता है बाबू, इसका नाम दिया जाता है आयनन विभव। क्या नाम दिया जाता है? आयनन विभव। आयनन विभव, आयोनाइजेशन पोटेंशियल। किससे लिखा जाता है बाबू? IE से सूचित किया जाता है। तो किसी भी परमाणु के बाह्यतम कक्ष से इलेक्ट्रॉन को बाहर निकालने के लिए आवश्यक ऊर्जा क्या कहलाती है? आयनन विभव कहलाती है। इसको किससे लिखते हैं? IE से सूचित किया जाता है। ठीक है बाबू? अब देखिए, अब इलेक्ट्रॉन को अगर बाहर निकालना है तो हमको क्या करना पड़ेगा बाबू? परमाणु को क्या देना पड़ेगा? ऊर्जा देना पड़ेगा। और अगर हम लोग परमाणु को ऊर्जा देंगे, इसका मतलब परमाणु क्या करेगा? ऊर्जा का अवशोषण करेगा। और जब ऊर्जा का अवशोषण करेगा तो याद रखिएगा जो ऊर्जा होती है यानी एंथैल्पी चेंज या ऊर्जा होती है किस में आएगी? प्लस में आएगी। समझ में आया कि नहीं बाबू? जब हम लोग ऊर्जा देंगे किसको? परमाणु को, तो परमाणु ऊर्जा का अवशोषण करेगा। जब ऊर्जा का अवशोषण करेगा तो किस में आएगा? प्लस में। अगर मान लीजिए परमाणु ऊर्जा क्या करता है बाबू? बाहर निकालता है। बाहर अगर निकालता है तो इसका मतलब क्या हो जाएगा? वो बाहर निकालता है तो इसका मतलब है ऊर्जा का वो क्या करेगा? उत्सर्जन। जब परमाणु ऊर्जा को उत्सर्जन करेगा तो इसका मतलब उसकी ऊर्जा में कमी है। उत्सर्जन मतलब बाहर निकालना। जब ऊर्जा में कमी आएगी तो वहाँ पे किस में आएगा? माइनस में आएगा। समझ में आया कि नहीं बाबू? तो क्या क्या सीखे आप लोग? परमाणु के बाह्यतम कक्ष से इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए आवश्यक ऊर्जा क्या कहलाती है? आयनन विभव कहलाती है। आयनन विभव में हमेशा हम लोग परमाणु को ऊर्जा देते हैं, इसलिए आयनन विभव हमेशा किस में आएगा बाबू? प्लस में आएगा। क्योंकि प्लस हम लोग ऊर्जा देंगे तो ऊर्जा को ग्रहण करेगा, इलेक्ट्रॉन को क्या निकालेगा? बाहर निकालेगा। समझ में आया कि नहीं बाबू? चलिए, तो आपको समझ में आ गया होगा। क्वेश्चन नंबर 56, आयनन विभव को प्रभावित करने वाले कारक है। ये जितनी भी कारक है बाबू आयनन विभव को क्या करते हैं? प्रभावित करते हैं। जैसे परमाणु का आकार। अब किससे इलेक्ट्रॉन को बाहर निकालना आसान है? देखिए, बताइए बाबू, यहाँ से आप लोग खुद देख के बताइए कि एक इलेक्ट्रॉन मान लीजिए पहला कक्ष में, एक इलेक्ट्रॉन किस कक्ष में? दूसरा कक्ष में। तो किस इलेक्ट्रॉन को बाहर निकालना आसान है? याद कीजिए बाबू, अगर वो इलेक्ट्रॉन किस कक्ष में? पहला, तो इसमें आकर्षण बल क्या होगा? ज़्यादा होगा। आकर्षण बल ज़्यादा होगा, इसका मतलब आयनन विभव का मान क्या होगा? अधिक होगा। जबकि जैसे जैसे कक्ष की संख्या बढ़ेगी तो बीच की दूरी क्या होती जाएगी? बढ़ती जाएगी। मान लीजिए पहला कक्ष में इलेक्ट्रॉन यहाँ है, दूसरा कक्ष में यहाँ है, तीसरा कक्ष में यहाँ है, तो जितनी कक्ष की संख्या बढ़ेगी आकर्षण बल घटेगा। इसका मतलब आयनन विभव का मान क्या हो जाएगा? कम हो जाएगा। तो पहला आपको समझ में आया होगा। किस पे डिपेंड करता है? परमाणु के आकार पे। ये इसके इनडायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। कौन विभव बाबू?
आयनन विभव, यानी बीच की दूरी बढ़ेगी, इसका मतलब है आयनन विभव का मान घटेगा। और जितना ज़्यादा नाभिक के पास क्या होगा, आवेश होगा, उतना आकर्षण बल से खींचेगा, इसका मतलब इलेक्ट्रॉन को बाहर निकालने के लिए उतनी ज़्यादा ऊर्जा देनी पड़ेगी। ध्यान सुनिए, अगर किसी के पास 8 प्रोटॉन है और किसी के पास 10 प्रोटॉन है, कौन तेज से खींचेगा? 10 वाला तेज से खींचेगा, इसका मतलब इलेक्ट्रॉन को बाहर निकालने के लिए ज़्यादा ऊर्जा देना पड़ेगा, और वही ऊर्जा क्या कहलाती है? आयनन विभव। यानी ये समानुपाती चलेगा, यानी अगर नाभिकीय आवेश बढ़ेगा, आयनन विभव बढ़ेगा। अब अस्थायी इलेक्ट्रॉनिक विन्यास, अगर आपके पास अस्थायी इलेक्ट्रॉनिक विन्यास है, मतलब P में अस्थाई के मतलब क्या होता है? या तो 3 हो जाए या तो 6 हो जाए, या अर्धपूर्ण या पूर्ण होगा, या D में आपके पास 5 हो जाए या 10 हो जाए, F में 7 हो जाए या कितना हो जाए? 14 हो जाए। यानी ये ध्यान सुनिए, S में कितना होता है? 2 ही इलेक्ट्रॉन, तो या तो 1 या तो 2। P में कितना होगा? वो 6 इलेक्ट्रॉन, या तो 3 या तो 6। D में या तो 5 या तो 10। F में कितना बाबू? 7 या तो 14। ये पूर्ण भरा है, और ये कैसा है? अर्धपूर्ण भरा है। ये कैसा है बाबू? अर्धपूर्ण है, अर्धपूर्ण भरा है। और ये कैसे भरे हैं? पूर्ण भरे हैं। तो इस कंडीशन में क्या हो जाएगा बाबू? किसका मान? आयनन विभव का मान बढ़ेगा। और ऑर्बिटल की प्रकृति, ऑर्बिटल जितना छोटा होगा, आकर्षण बल उतना ही अधिक होगा, इसका मतलब आयनन विभव अधिक होगा। आकर्षण बढ़ना, आयनन विभव का मान क्या हो जाएगा? अधिक। इसमें किसकी ज़्यादा होती है? S उससे कम, P उससे कम, D उससे कम, F। तो सब पे क्या डिपेंड करता है? आयनन विभव डिपेंड करता है। मैंने आपको समझा दिया। समझ में आया कि नहीं बाबू? चलिए क्वेश्चन नंबर 57 कह रहा है आयनन विभव का मान होता है। मैंने बताया बाबू कि आयनन विभव में हमेशा हम लोग परमाणु को ऊर्जा देते हैं, यानी परमाणु ऊर्जा का अवशोषण करता है, फिर इलेक्ट्रॉन को त्यागता है। यानी जब किसी परमाणु को हम लोग बाहर से ऊर्जा देंगे तो उस परमाणु की ऊर्जा में वृद्धि होगी, यानी कैसा आएगा? पॉजिटिव आएगा। समझ में आया कि नहीं बाबू? जब अवशोषण होगा, अवशोषण तो हमेशा किस में चलिएगा? प्लस में। उत्सर्जन होगा तो किस में चलिएगा? माइनस में। ठीक है बाबू? चलिए नेक्स्ट, वर्ग में ऊपर से नीचे आने पर आयनन विभव। वर्ग में ऊपर से नीचे आने पर क्या होता है बाबू? अगर किसी भी वर्ग में कहाँ चलेंगे? ऊपर से नीचे, तो किसमें वृद्धि हो जाएगी बाबू? याद रखिए, कक्ष में क्या हो जाएगा? वृद्धि। किसमें वृद्धि? कक्ष में क्या हो जाएगा? कक्ष में क्या होगा बाबू? वृद्धि होगा। और कक्ष में वृद्धि होने के कारण नाभिक और किसके बीच? इलेक्ट्रॉन के बीच क्या कम हो जाएगा बाबू? आकर्षण बल कम हो जाएगा। आकर्षण बल कम हो जाएगा, और आकर्षण बल कम होने के कारण आयनन विभव का मान क्या होता है? घटता है। समझ में आया कि नहीं बाबू? तो पहला कक्ष में जो इलेक्ट्रॉन है उसको नाभिक तेजी से खींचेगा, दूसरा कक्ष में और कम बल से, तीसरा और कम बल, चौथा और कम बल, पांचवा और कम बल। जैसे जैसे दूरी बढ़ेगा आकर्षण बल घटेगा, आकर्षण बल घटेगा, इसका मतलब है आयनन विभव का मान क्या होता है? घटता है। तो ऑप्शन नंबर बी सही। समझ में आया कि नहीं बाबू? चलिए अब क्वेश्चन नंबर 59 क्या कर रहा है? आवर्त में बाएं से दाएं जाने पर आयनन विभव का मान। देखिए बाबू, आवर्त में कहाँ चलिए? बाएं से कहाँ चलिए? बाएं से दाएं, बाएं से दाएं चलिए, बाएं से किधर चलेंगे बाबू? दाएं। अब देखिए, बाएं से दाएं चलेंगे तो कक्ष में कोई वृद्धि नहीं होगी। इसका मतलब क्या बढ़ जाएगा बाबू? आपको बताया मैंने, नाभिकीय आवेश बढ़ जाएगा। यानी नाभिकीय आवेश कैसे बढ़ जाएगा वो ध्यान से सुनिए। अब एक कक्ष में जैसे मान लीजिए कौन कौन आता है? लिथियम से लेकर कहाँ तक? लिथियम से लेकर कहाँ तक? नियॉन तक। लिथियम में कितने बाबू? 3 प्रोटॉन। नियॉन में कितने प्रोटॉन? 10। अब बताइए कौन ज़्यादा बल से खींचेगा? नियॉन। कौन कम बल से खींचेगा? लिथियम। क्यों बाबू? क्योंकि लिथियम के पास कितने प्रोटॉन है? 3, और नियॉन के पास कितने हैं? 10। तो जितना परमाणु, इसका जो कौन सा आवेश है बाबू? नाभिकीय आवेश। कौन आवेश बाबू? नाभिकीय आवेश क्या है? अधिक है, और इसका नाभिकीय आवेश क्या है? कम है। तो इधर से इधर चल रहे हैं तो नाभिकीय आवेश में वृद्धि, इसका मतलब कौन विभव? आयनन विभव अधिक होगा। बाबू सीधा बात याद रखना है, नाभिकीय आवेश के मतलब
यानी प्लस आवेश की मात्रा बढ़ेगी। जब प्लस आवेश की मात्रा बढ़ेगी तो इलेक्ट्रॉन को तेज से खींचेगा, यानी आनंद विभव बढ़ेगा। तो कौन सा ऑप्शन सही है? ए नंबर सही है। वर्ग में ऊपर से नीचे आने पर घटेगा, आवर्त में बाएं से दाएं जाने पर क्या होगा? बढ़ेगा। समझ में आ गया बाबू? चलिए अब क्वेश्चन नंबर किस पे बाबू? 60 पर चलते हैं। 60 का रहा सर्वाधिक आयनन विभव किसका होता है? आयनन विभव क्या होता है बाबू? आवर्त में बाएं से दाएं जाने पर क्या होता है? बाएं से दाएं जाने पर देखिए बढ़ता है। अब आप ध्यान से इसको देखिएगा, इस आवर्त सारणी को, और याद कीजिए। देखिए बाबू कहाँ से कहाँ चल रहे हैं? हाइड्रोजन से चल रहे हैं कहाँ तक? हीलियम तक। तो बाएं से दाएं जा रहे थे, क्या हो रहा है? बढ़ रहा है। लेकिन अगर इसमें नीचे आएंगे तो क्या होगा? घटेगा। तो याद रखिएगा सबसे ज्यादा किसका होगा? हीलियम का। और सबसे कम किसका होगा बाबू? यहाँ पे फ्रांसियम होना चाहिए, लेकिन फ्रांसियम का नहीं होता, क्योंकि फ्रांसियम क्या होता है? रेडियो सक्रिय तत्व। तो किसका ज्यादा होता? सबसे कम होता है बाबू सीजियम का। सबसे ज्यादा बाएं से दाएं चलिए बाबू, बाएं से दाएं उधर चलेंगे तो बढ़ेगा। सबसे ज्यादा किसका है? देखिए एक बार बाएं से दाएं चलिए, एक बार ऊपर से कहा या नीचे। तो बाएं से दाएं चल रहे हैं तो कौन आ रहा है? हीलियम। और ऊपर से नीचे आ रहा है तो कौन आ रहा है? फ्रांसियम। फ्रांसियम रेडियो सक्रिय होता है, ये नहीं होगा, कौन होगा? सीजियम। तो सबसे कम किसका? सीजियम का। सबसे ज्यादा किसका बाबू? हीलियम का होता है। याद रहेगा। तो सबसे ज्यादा किसका होगा बाबू? सबसे ज्यादा अगर पूछा जाए तो हीलियम का। और सबसे कम किसका होगा बाबू? फ्रांसियम का। तो सबसे ज्यादा आयनन विभव वाला तत्व कौन है बाबू? हीलियम। याद रहेगा बाबू। चलिए क्वेश्चन नंबर 61, न्यूनतम आयनन विभव वाला तत्व कौन है वो? अभी मैंने बताया सीजियम यानी CS है। इसका आयनन विभव सबसे कम होता है, किसका ज्यादा होता है? हीलियम का। समझ में आया कि नहीं? और आयनन विभव के मतलब बाह्यतम कक्ष से कितना एक इलेक्ट्रॉन बाहर निकालने के लिए आवश्यक जो क्या होती है? ऊर्जा होती है। हमेशा ही प्लस में आता है। अब बताइए आनन विभव का क्रम है, यानी कौन सा आनन विभव ज्यादा होगा? बताइए बहुत ध्यान से, पर देखिए उसके बाद सोचिएगा। ये नाभिक है, ये मान लीजिए आपके पास क्या है? कक्ष है। और इस कक्ष में हमने मान लिया कितना इलेक्ट्रॉन है बाबू? 3 इलेक्ट्रॉन। 1 2 3। ये इलेक्ट्रॉन 1, ये 2, ये 3। कोई दिक्कत है यहाँ तक? चलिए अब बताइए बाबू इसको, यहाँ पे क्या है बाबू? प्रोटॉन और न्यूट्रॉन रहते हैं। ये प्रोटॉन और न्यूट्रॉन किसको खींच रहे हैं? इलेक्ट्रॉन को। अब पहला जो इलेक्ट्रॉन है यहाँ पर कितने इलेक्ट्रॉन को खींच रहे हैं? मान के चलिए कितने इलेक्ट्रॉन? 3। तो तीनों इलेक्ट्रॉन पर इनका आकर्षण बल क्या हो जाएगा? बट जाएगा। यानी यह जो प्रोटॉन और न्यूट्रॉन है कितने इलेक्ट्रॉन को खींच रहे हैं? 3 इलेक्ट्रॉन को। तो यहाँ से अगर एक इलेक्ट्रॉन हम बाहर निकालेंगे तो उसको बोलते हैं आयोनाइजेशन एनर्जी, IE1। अब दूसरा अगर निकालेंगे IE2, तीसरा इलेक्ट्रॉन निकालेंगे IE3। अब सोचिए अगर पहला इलेक्ट्रॉन निकल गया तो यहाँ कितना बच जाएगा? 2। तो इनको अब ये प्रोटॉन काफी तेज से खींचेगा। अब इनको निकालना और मुश्किल हो गया। अगर ये भी निकल गया तो कौन बचा? तीसरा इलेक्ट्रॉन। पहले तीनों को ही खींच रहा था, अब किसको खींचेगा? अकेले वाला को। तो इसलिए जितनी इलेक्ट्रॉन की संख्या कम होती जाएगी, आकर्षण बल उतना ही क्या होते जाएगा? बढ़ते जाएगा। इसका मतलब जितना लास्ट में इलेक्ट्रॉन निकाल रहे हैं, पहला, दूसरा, तीसरा, पहला का कम होगा, उससे ज्यादा दूसरा का, उससे ज्यादा तीसरा का। क्योंकि बाबू याद कीजिए एक इलेक्ट्रॉन निकाल रहे हैं, कुछ एनर्जी देना पड़ेगा। दूसरा निकालेंगे तो और ज्यादा। क्यों बाबू? क्योंकि ये नाभिक अब किसको खींचेगा? एक तो बाहर निकल गया है, कितना बच गया? 2। तो इन पे ज्यादा बल लगाएगा। अब ये भी निकल गया तो कितना बचा? 1। तो इसका मतलब 3 के जगह पर 1 पर बल लगाएगा। इसका मतलब आकर्षण बल ज्यादा, इसका मतलब है आनन विभव क्या हो जाएगा? अधिक। तो किसका सबसे ज्यादा होता है? तीसरा का। और किसका सबसे कम होगा बाबू? पहला का। याद रहेगा। यहाँ पे आपके पास क्या दिया गया है? पहला ज्यादा दिया है, गलत है। दूसरा ज्यादा दिया है, गलत है। यहाँ पे क्या हो जाएगा? IE3 क्या हो जाएगा? E3 बड़ा है E2 से और ये बड़ा है E1 से। यानी कौन सा सही है बाबू? C नंबर ऑप्शन क्या है? सही है। समझ में आया कि नहीं बाबू? ये आपको हमेशा याद रखना है। जितना इलेक्ट्रॉन की संख्या कम होती जाएगी, आकर्षण बल उतना ही बढ़ता जाएगा। ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 63 कह रहा है गैसीय विलगित परमाणु के बाह्यतम कक्ष से
इलेक्ट्रॉन प्रवेश कराने पर उत्सर्जित या अवशोषित ऊर्जा कहलाती है। बाबू किसी भी गैसीय परमाणु के बाह्यतम कक्ष में, देखिए बाबू यहाँ पे गैसीय याद रखना है, और विलगित के मतलब एक ही परमाणु होना चाहिए। विलगित के मतलब, विलगित पहला ये वर्ड देख लीजिए, विलगित। विलगित मतलब कितना परमाणु बाबू? एक परमाणु। और एक परमाणु के बाह्यतम कक्ष में हम लोग को क्या प्रवेश कराना है बाबू? इलेक्ट्रॉन प्रवेश कराना है। तो जितनी ऊर्जा उत्सर्जित होगी या जितनी ऊर्जा क्या होंगी? अवशोषित होंगी। जब ऊर्जा उत्सर्जित होंगी बाबू तो किस में रहेगा? प्लस में। जब ऊर्जा उत्सर्जित होगा तो किस में बाबू? माइनस में। और जब ऊर्जा क्या होंगी? अवशोषित होंगी तो किस में रहेगा? प्लस में। क्योंकि परमाणु ऊर्जा का शोषण करेगा, मतलब एनर्जी बढ़ेगी, उत्सर्जन करेगा, एनर्जी घटेगी, तो इसलिए प्लस माइनस। और इसको नाम दिया जाता है बाबू इलेक्ट्रॉन गैन एंथैल्पी। क्या नाम दिया जाता है? इलेक्ट्रॉन गैन एंथैल्पी। और इलेक्ट्रॉन गैन एंथैल्पी को इलेक्ट्रॉन बंधुता के नाम से भी जाना जाता है, लेकिन इनके साइन में क्या होता है? अंतर होता है। आज से याद रखिएगा बाबू, इलेक्ट्रॉन स्ट्रिक को याद रखिएगा, इलेक्ट्रॉन बंधुता, इलेक्ट्रॉन, पहले इधर गैन एंथैल्पी लिख देते हैं, इलेक्ट्रॉन गैन एंथैल्पी, गैन एंथैल्पी, गैन एंथैल्पी किसके बराबर होता है बाबू? याद रखिएगा, इलेक्ट्रॉन बंधुता, इलेक्ट्रॉन बंधुता। लेकिन इनका साइन क्या होता? अलग। ये किस में होंगे? माइनस। समझ में आया कि नहीं बाबू? तो याद रखिएगा, क्या हम लोगों ने सीखा? किसी परमाणु के यानी विलगित परमाणु के बाह्यतम कक्ष से इलेक्ट्रॉन बाहर निकालने के लिए जितनी ऊर्जा उत्सर्जित होगी या अवशोषित होगी, यही कहलाता है इलेक्ट्रॉन गैन एंथैल्पी या कौन विभव? आयनन विभव। लेकिन दोनों के ऊर्जा में क्या होता है? अंतर होता है। याद रखिएगा, जब कोई परमाणु उत्सर्जित करता है तो किस में आएगा? माइनस में, और अवशोषित करेगा तो किस में आएगा? प्लस में। ये पूछा जाता है कि इलेक्ट्रॉन गैन एंथैल्पी प्लस होगा या माइनस होगा? प्लस कब होगा? जब अवशोषित करेगा। माइनस कब होगा? जब उत्सर्जित करेगा। ठीक है बाबू, चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। चलिए ये एक और क्वेश्चन है यहाँ पे, चलिए देखिए बाबू, कह रहा है प्रथम इलेक्ट्रॉन बंधुता होता है। देखिए बाबू, आपको मैं बता देता हूँ, प्रथम इलेक्ट्रॉन बंधुता का आपका साइन बनाना है। देखिए बाबू, अगर आपसे बात किया जाए प्रथम इलेक्ट्रॉन गैन एंथैल्पी, यानी पहला जो क्या है बाबू? इलेक्ट्रॉन बाहर निकालेगा। तो प्रथम गैन एंथैल्पी क्या होता है बाबू? इलेक्ट्रॉन बाहर निकालने के लिए ऊष्मा क्या करता है? यानी ऊष्मा क्या करेगा बाबू? यहाँ पर त्यागेगा। क्या करेगा बाबू? त्यागेगा। जब ऊष्मा त्यागेगा तो यहाँ पे आपको याद रखना है, यहाँ इलेक्ट्रॉन प्रवेश करने के लिए, और यहाँ याद रखना इलेक्ट्रॉन क्या करेगा? ग्रहण करेगा। और ग्रहण करने के लिए वो क्या करेगा बाबू? इलेक्ट्रॉन ग्रहण करना है, इसके लिए वो अपना ऊष्मा क्या करेगा? त्यागेगा। ऊष्मा जब त्यागेगा बाबू तो याद रखना है, इस ऊष्मा त्यागता है तो किस में आएगा? प्लस में। तो प्रथम इलेक्ट्रॉन गैन एंथैल्पी किस में आएगा? प्लस में। लेकिन अगर आपसे क्या पूछा जाए, प्रथम इलेक्ट्रॉन बंधुता, बंधुता जो होती है बाबू, याद रखिएगा ये किस में आता है? साइन अलग हो जाएगा। किस में आ जाएगा? माइनस में, क्योंकि मैंने पहले भी आपको बताया कि इनका साइन क्या हो जाएगा? अलग हो जाएगा। तो प्रथम इलेक्ट्रॉन गैन एंथैल्पी यानी इलेक्ट्रॉन को बाह्यतम कक्ष में प्रवेश करने के लिए जितनी क्या करनी पड़ेगी? एनर्जी इसको त्यागना पड़ेगा कि ग्रहण करना पड़ेगा। यहाँ पे आपको याद रखना है कि ये प्रथम इलेक्ट्रॉन गैन एंथैल्पी आपको बताना है कि इसमें क्या होगा बाबू? प्रथम इलेक्ट्रॉन गैन एंथैल्पी में इलेक्ट्रॉन क्या करेगा? इलेक्ट्रॉन को त्यागने के लिए, ये भी ग्रहण करने के लिए क्या करेगा? एनर्जी क्या करेगा बाबू? ध्यान से देखिएगा, एनर्जी त्यागेगा तो किस में आएगा? माइनस में। और ये एनर्जी अगर त्याग रहा तो किस में आएगा? माइनस में। यानी यहाँ पे क्या होता है?
उष्मा का क्या होता है बाबू, उष्मा का क्या करेगा, उत्सर्जन। मैंने यहाँ साइन अलग लिख दिया था, उत्सर्जन करेगा तो किस में आएगा, माइनस में। जब ये माइनस में आ रहा तो इलेक्ट्रॉन बनता किस में आएगा, प्लस में आएगा। समझ में आया कि नहीं बाबू, ध्यान से सुन लीजिएगा। प्रथम इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी में इलेक्ट्रॉन को ग्रहण करने के लिए क्या करता है बाबू, ये उष्मा का त्याग करता है। जब उष्मा का त्याग करेगा तो किस में आएगा, माइनस में। तो इलेक्ट्रॉन बनता किस में आएगा, प्लस में आएगा। ऑप्शन नंबर ए सही है। समझ में आया कि नहीं बाबू, ये आपको हमेशा क्या रखना है, याद रखना है बाबू। ध्यान से देख लीजिएगा, प्रथम इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी किस में, माइनस में। इलेक्ट्रॉन बनता किस में आएगा, प्लस में। चलिए क्वेश्चन नंबर 65 पे चलते। द्वितीय इलेक्ट्रॉन बनता, अब देखिए ध्यान से, द्वितीय कौन विभव बाबू, इलेक्ट्रॉन बनता बताना था। द्वितीय इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी, इसके लिए क्या करता है बाबू, अब अगर हम लोग को इलेक्ट्रॉन को प्रवेश कराना है तो इसके लिए हम लोग को क्या देना पड़ता है बाबू, हम लोग को क्या देना पड़ेगा, उष्मा देना पड़ेगा। यानी उष्मा देना पड़ता है, तो उष्मा देना पड़ता है बाबू। तो ये किस में आ जाएगा, ये उष्मा का क्या करता है, अवशोषण करता है। क्या करेगा बाबू, अवशोषण करेगा। जब अवशोषण करेगा तो इस कंडीशन में किस में आएगा, प्लस में। और अगर यहाँ से क्या बात किया जाए, इलेक्ट्रॉन कौन बाबू, बंधुता, तो इलेक्ट्रॉन बंधुता किस में आ जाएगा, इसका उल्टा किस में आएगा, माइनस में। अगर प्रथम इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी है, इसके लिए परमाणु क्या करता है, इलेक्ट्रॉन को ग्रहण करने के लिए उष्मा त्यागता है। और जब उष्मा त्यागेगा तो किस में आएगा बाबू, माइनस में। तो इलेक्ट्रॉन बंधुता प्लस में। और दूसरा क्या बताया मैंने, इसमें क्या करेगा, उष्मा देना पड़ेगा, तब जाके किसको ग्रहण करेगा बाबू, इलेक्ट्रॉन को ग्रहण करेगा। और इलेक्ट्रॉन को ग्रहण करेगा तो उष्मा देने के बाद तो प्लस, इलेक्ट्रॉन बनता माइनस। समझ में आया कि नहीं बाबू। चलिए अब याद रखिएगा, आवर्त में बाएं से दाएं जाने पर इलेक्ट्रॉन बनता है, ये भी एकदम आनंद विभव की तरह चलता है। आवर्त में बाएं से दाएं जाने पर इलेक्ट्रॉन बनता का मान क्या होता है, बढ़ता है। एकदम कंसेप्ट किसका याद कर लीजिएगा, आनंद विभव का। ठीक है बाबू। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर कितना बाबू, 67। वर्ग में ऊपर से नीचे आने पर इलेक्ट्रॉन बनता का मान क्या होता है, घटता है। आवर्त में बाएं से दाएं जाने पर बढ़ता है, वर्ग में ऊपर से नीचे आने पर क्या होता है, घटता है। समझ में आ गया बाबू। चलिए क्वेश्चन नंबर, नहीं एक क्वेश्चन बच गया इसमें, देखिए क्वेश्चन नंबर 68 कह रहा है सर्वाधिक इलेक्ट्रॉन बनता वाला तत्व। मैंने पहले भी आपको बताया सर्वाधिक इलेक्ट्रॉन बनता वाला तत्व कौन होता है बाबू, क्लोरीन होता है। Cl सबसे क्या होता है, ज्यादा होता है, किसका बाबू, क्लोरीन का होता है। कोई दिक्कत बाबू। चलिए क्वेश्चन नंबर 69 का निष्क्रिय गैस की इलेक्ट्रॉन बनता होती है। बाबू याद कीजिए, निष्क्रिय गैस क्या होती है, निष्क्रिय गैस, निष्क्रिय गैस का मतलब होता है उनके बाह्यतम कक्ष में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, 8 इलेक्ट्रॉन। निष्क्रिय गैस के बाह्यतम कक्ष में, बाह्यतम कक्ष में कितने इलेक्ट्रॉन बाबू, 8 इलेक्ट्रॉन। और 8 इलेक्ट्रॉन है, हर कोई परमाणु क्या चाहता है कि उसके बाह्यतम कक्ष में कितना इलेक्ट्रॉन हो, 8। यानी इसका कौन सा पूर्ण होगा बाबू, अष्टक क्या होता है, पूर्ण होता है। अब बताइए अगर इसका अष्टक पूर्ण है, यानी इसके बाह्यतम कक्ष में कितना इलेक्ट्रॉन है, 8 क्या है बाबू, इलेक्ट्रॉन है। अब 8 इलेक्ट्रॉन है तो बताइए क्या इसका इलेक्ट्रॉन और जो इलेक्ट्रॉन उसके प्रति कोई लगाव है, नहीं। इसका मतलब है इनमें इलेक्ट्रॉन के प्रति क्या नहीं होता है बाबू, लगाव नहीं होता है। जब इलेक्ट्रॉन के प्रति लगाव नहीं होता है तो इसका मतलब क्या है बाबू कि इनका इलेक्ट्रॉन बंधुता कितना होगा, 0 होगा। याद रहे कि नहीं याद रहेगा बाबू। तो निष्क्रिय गैस की इलेक्ट्रॉन बंधुता क्या होती हैं, 0 होती हैं। आपको हमेशा याद रखना, ठीक है बाबू। चलिए आगे सर्वाधिक विद्युत ऋणात्मक तत्व कौन होता है, मैंने पहले ही बताया सर्वाधिक विद्युत ऋणात्मक तत्व कौन होता है बाबू, फ्लोरीन होता है। अब आगे आपको चलना है,
नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है वो देखिए ध्यान से। कह रहा है किसी अणु के परमाणु में बंधित इलेक्ट्रॉन युग्म को अपनी ओर आकर्षित करने की प्रवृत्ति होती है। मैंने आपको बताया किसी भी अणु में जो परमाणु है उनके अंदर जो बॉन्डिंग बना है, जैसे मैंने बताया था HCl, और ये जो इलेक्ट्रॉन है यहाँ बॉन्डिंग बना। अब इसको हम बीच में भी लिख सकते हैं 2 इलेक्ट्रॉन। तो इस इलेक्ट्रॉन को अपनी ओर खींचने की जो प्रवृत्ति होती है इसी को कहा जाता है विद्युत ऋणात्मकता। तो याद रहेगा वो विद्युत क्या कहलाएगा, ऋणात्मकता कहलाता है। समझ में आया कि नहीं बाबू। और किसका सबसे ज्यादा होता है, फ्लोरीन का सबसे ज्यादा होता है। ठीक है बाबू। चलिए क्वेश्चन नंबर 73 कह रहा है कि न्यूनतम विद्युतात्मक तत्व कौन है, यानी किसमें इलेक्ट्रॉन को अपनी ओर क्या करने की बाबू, इलेक्ट्रॉन युग्म को अपनी ओर आकर्षित करने की प्रॉपर्टी क्या है, कम है। तो सबसे कम किसका होता है बाबू, सीजियम का होता है। याद रखिए किसका होता है, सीजियम के पास इलेक्ट्रॉन युग्म को अपनी ओर आकर्षित करने की कैपेसिटी क्या होती है, कम होती है। ठीक है बाबू। चलिए अब आगे चलते हैं। कह रहा है कि निष्क्रिय गैसों की विद्युतात्मकता, निष्क्रिय गैस जो होते हैं किसी भी इलेक्ट्रॉन को अपनी ओर आकर्षित करने की कैपेसिटी नहीं रखते हैं, तो इसलिए इनकी विद्युतात्मकता कितनी होती है, 0 होती है। यानी निष्क्रिय गैसों की विद्युतात्मकता कितनी होगी बाबू, 0 होगी। याद रहे कि नहीं याद रहेगा, क्योंकि इलेक्ट्रॉन को अपनी ओर आकर्षित नहीं करते हैं। क्वेश्चन नंबर 75 वर्ग में ऊपर से नीचे आने पर, वर्ग में ऊपर से नीचे आने पर विद्युतात्मकता क्या होती है, घटती है। क्या होती है बाबू, घटती है। यानी कैसे घटती है बाबू, याद रखिएगा जैसे फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, एस्टेटाइन। तो आपसे पूछा जाइए वर्ग कितना है बाबू, 17। इनमें किसका सबसे ज्यादा होगा, फ्लोरीन का। सबसे कम किसका होगा, एस्टेटाइन का। यानी ऊपर से नीचे आने पर क्या होता है, घटता है, जबकि बाएं से दाएं जाने पर क्या होता है, बढ़ता है। तो याद रखिएगा बाबू, इधर क्या है, मान लीजिए फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, एस्टेटाइन। तो इसमें सबसे ज्यादा किसका होगा, इसका होगा, और इसका सबसे क्या होगा, कम होगा। समझ में आया कि नहीं बाबू। चलिए अब देखिए, कह रहा है कि आवर्त सारणी में बाएं से दाएं जाने पर, बाएं से दाएं जाने पर क्या होती है बाबू, विद्युतात्मकता क्या होती है, घटती है। क्या होती है बाबू, घटती है। एक मिनट हाँ, ये ऊपर से नीचे आने पर क्या होता है, घटता है। इसमें बाएं से कहाँ चलना है बाबू, दाएं, बाएं से दाएं। जैसे मान लीजिए लिथियम, और लिथियम से कहाँ तक चलना है बाबू, नियान तक। तो किसका, नियान से पहले क्या होता है बाबू, याद कर लीजिए कौन होता है, फ्लोरीन। तो किसका फ्लोरीन, F फ्लोरीन हो गया। तो किसका ज्यादा होगा, वो फ्लोरीन का क्या होता है, अधिक होता है। तो बाएं से दाएं जाने पर क्या होता है, कहिएगा बढ़ता है, बढ़ता है। ऑप्शन नंबर कौन सही है बाबू, ए सही। समझ में आया कि नहीं बाबू, बाएं से दाएं जाने पर इलेक्ट्रॉन को आकर्षित करने की प्रवृत्ति क्या होती जाती है, बढ़ती जाती है। समझ में आया कि नहीं, इसलिए विद्युतात्मकता क्या होता है, बढ़ता है। क्वेश्चन नंबर 77 क्या देखेंगे बाबू, 77 कह रहा है कि आयनिक त्रिज्या का क्रम है। आयनिक त्रिज्या बाबू यहाँ पे कह रहा है एक धन आवेश के लिए, एक ऋण आवेश के लिए, और एक उदासीन के लिए। अब ध्यान से देखिएगा बाबू, किसी भी अगर मान लीजिए परमाणु है, परमाणु, इससे क्या हो बाबू, एक इलेक्ट्रॉन क्या निकाला जाए, बाहर। बाहर निकालेंगे तो किसमें चेंज हो जाएगा बाबू, धनावेश में। किसमें चेंज होगा, धनावेश में। और अगर हम लोग क्या करें बाबू, इलेक्ट्रॉन क्या करें, प्रवेश कराएं, तो किसमें चेंज हो जाएगा बाबू, ऋणावेश में। किसमें बाबू, ऋणावेश में। अब ध्यान से सुनिएगा, अगर वो किसमें चेंज हो रहा है, धनावेश में, तो इसका मतलब है धनावेश में चेंज होने के बाद, धनावेश में अगर चेंज होगा तो यहाँ पे क्या होगा बाबू, इलेक्ट्रॉन की संख्या, किसकी संख्या, इलेक्ट्रॉन की संख्या क्या हो जाएगी, अगर इलेक्ट्रॉन बाहर निकालेगा तो इलेक्ट्रॉन की संख्या क्या हो जाएगी, कम। और जब कम होगी इसका मतलब क्या बढ़ जाएगा बाबू, आकर्षण बल। आकर्षण बल क्या हो जाएगा, अधिक हो जाएगा। याद हो जाएगा। और अगर क्या हो जाए, इलेक्ट्रॉन प्रवेश करे, इसका मतलब है इलेक्ट्रॉन की
संख्या क्या हो जाएगी बाबू, अधिक हो जाएगी। जब इलेक्ट्रॉन की संख्या अधिक होगी तो इसका मतलब यहाँ पर कौन कम हो जाएगा, आकर्षण बल क्या हो जाएगा बाबू, कम हो जाएगा। आकर्षण बल कम, इसमें आकर्षण बल ज्यादा। तो बताइए जिसमें आकर्षण बल ज्यादा होगा इसका मतलब उसकी त्रिज्या क्या हो जाएंगी, छोटी हो जाएंगी, और जिसका आकर्षण बल कम होगा उसकी त्रिज्या क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी। आकर्षण बल ज्यादा होने के चलते खींच जाएगा तो त्रिज्या कम, आकर्षण बल कम होने के चलते त्रिज्या बढ़ जाएगी, इसका मतलब क्या हो जाएगा, ज्यादा। तो आप याद रखिएगा हमेशा सबसे ज्यादा किसका होता है, ऋणावेश वाला, उसके बाद कौन बाबू, उदासीन वाला, उसके बाद जैसे ऋणावेश मतलब मान लीजिए m के ऊपर -4 और यहाँ उदासीन के मतलब m, और अगर धनावेश कहे, धनावेश यानी कौन प्लस, m प्लस में देखिए क्या हो रहा है, आकर्षण बल क्या हो रहा है, m प्लस में ज्यादा हो रहा है तो इसकी त्रिज्या कम, आकर्षण बल कम तो क्या हो जाएगा, त्रिज्या क्या हो जाएगी, ज्यादा। तो किसका सबसे ज्यादा, ऋणावेश, उदासीन, उसके बाद धनावेश। ऋणावेश, उदासीन यानी परमाणु त्रिज्या, फिर धनावेश यानी ऑप्शन नंबर सी सही। ये कंसेप्ट आप क्या कर लीजिएगा, याद कर लीजिए। इलेक्ट्रॉन बाहर, धनावेश, इलेक्ट्रॉन की संख्या कम, आकर्षण में बढ़ेगा तो इसका मतलब यहाँ पे त्रिज्या कम, और यहाँ विकर्षण लगेगा तो त्रिज्या क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। समझ में आया बाबू। चलिए क्वेश्चन नंबर 78 कह रहा है कि रेडियो सक्रिय निष्क्रिय गैस है। निष्क्रिय गैस कौन कौन होता है बाबू, हीलियम, नियॉन, आर्गन, क्रिप्टॉन, जेनॉन, रेडॉन। इसमें से जो वो रेडॉन होता है इसकी परमाणु संख्या कितनी होती है, 86 होती हैं। ये अपने आप अल्फा, बीटा एंड कौन बाबू, गामा का क्या करता है, उत्सर्जन करता है। तो कौन सा बाबू निष्क्रिय गैस है जो कि रेडियो सक्रिय है, तो याद रखिएगा कौन बाबू, रेडॉन, ऑप्शन नंबर डी सही है। समझ में आया कि नहीं बाबू। चलिए अब क्वेश्चन नंबर 79 क्या कह रहा है, सब लोग बताइए। अजनबी या स्ट्रेंजर गैस है, अजनबी या स्ट्रेंजर गैस है, तो याद रखिएगा वो अजनबी और स्ट्रेंजर गैस किसको कहा जाता है, जेनॉन को। क्यों कहा जाता है, जेनॉन क्या होता है, निष्क्रिय होता है। क्या होता है, निष्क्रिय गैस है। निष्क्रिय गैस इंग्लिश में क्या बोलते हैं बाबू, नोबल गैस, और एक और हिंदी के नाम दिया जाता है इनको कौन बाबू, अक्रिय गैस। इसका मतलब है कि ये किसी के साथ क्रिया नहीं करना चाहिए, लेकिन जेनॉन क्या होता है, विशेष परिस्थिति में, विशेष परिस्थिति में क्या करते हैं बाबू, यौगिक बनाते हैं। अब देखिए इनको क्या है बाबू, क्या होना चाहिए बाबू, तो इनको होना चाहिए कौन बाबू, निष्क्रिय, क्रिया नहीं करना चाहिए, लेकिन विशेष परिस्थिति में अपने यौगिक का क्या करते हैं, निर्माण, यानी अजनबी के जैसा अपना बिहेव करते हैं, इसलिए इनको अजनबी या स्ट्रेंजर गैस के नाम से जाना जाता है। समझ में आया कि नहीं बाबू। अब देखिए लास्ट जो क्वेश्चन है आज का 80 नंबर कह रहा है कि ब्लॉक और यहाँ पर इलेक्ट्रॉनिक विन्यास दिया गया है। आपको बताना है कि किस ब्लॉक के तत्व का बाह्य इलेक्ट्रॉनिक विन्यास कितना होगा। जैसे क्या है बाबू, एस ब्लॉक के तत्व, अगर एस ब्लॉक के तत्व की बात किया, जैसे मैं एग्जाम्पल के तौर पे बात करूं, सोडियम कितना होता है बाबू, सोडियम कितना होता है 11, और आपको इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिखना आता होगा 1s2। कितने इलेक्ट्रॉन भरना है बाबू, 11। सबसे पहले कौन आता है, 1s, तो 1s2, फिर आता है 2s2, फिर बाबू 2p6, फिर आएगा 3s। आपको याद रखना होगा कि s में हमेशा 2 इलेक्ट्रॉन, s में 2 ही इलेक्ट्रॉन, p में कितना इलेक्ट्रॉन भरते हैं, 6 इलेक्ट्रॉन। s में 2 इलेक्ट्रॉन भरना चाहिए, लेकिन हम लोग नहीं भर पाए क्योंकि यहाँ इलेक्ट्रॉन की कमी आ जाएगी। 2 2 4 4 6 10, कितना बचा बाबू, 1 होना चाहिए। 11 मतलब 1 अगर लिखेंगे तो 12, 2 लिखेंगे तो 12 हो जाएगा, लेकिन हमारे पास कितना इलेक्ट्रॉन बचा, 1, यानी कितना आ गया, यहाँ पे 1 आ गया। समझ में आया कि नहीं बाबू। तो आप लास्ट वाला देखिए, लास्ट वाला आपके पास क्या है, ये जो है बाबू 3 है, इसको क्या मान लीजिएगा, n मान लीजिएगा, और s है तो s में या तो 1 आएगा या तो कितना आएगा, 2 आएगा। कितना आएगा वो, 1 या 2, यानी अगर यहीं पे क्या होता,
मैग्नीशियम 12 होता तो यहाँ पे कितना आता बाबू NS, यानी कितना बाबू 3S कितना आता 2 आता। तो इसी तरीके से अगर आप लिखिएगा तो हमेशा लास्ट में NS में एक या कितने इलेक्ट्रॉन आएंगे 2 S के लिए। इसी तरीके से P का लिखिएगा तो NH2 आएगा, लेकिन P में कहाँ से कहाँ 1 से लेकर कहाँ तक आएंगे 6 तक। D में बाबू 1 से लेकर कहाँ तक 10 तक। और अगर F आएगा F में तो NH2, यानी NH2 के मतलब अगर मान लीजिए यहाँ पे कक्ष की संख्या कितनी हो जाए 7, तो 7S में 2 आएगा। इससे एक कम कितना हो जाएगा, N के जगह पर 7 माने हैं तो 6S में 6S नहीं 6 कितना बाबू 6D में कितना इलेक्ट्रॉन आएंगे 6D में कितना बाबू 0 से लेकर कहाँ तक 1 तक। और इससे एक और कम कर दीजिए, N में से 2 घटा दीजिए, कितना आ जाएगा 5F में कहाँ से कहाँ 1 से लेकर कहाँ तक 14 तक इलेक्ट्रॉन आएंगे। समझ में आ रहा है बाबू। जितना बाह्यतम कक्ष है वो कितना हो जाएगा N हो जाएगा तो 7S में आएगा, लेकिन D में किस में आएगा 6D में आएगा, और F में किस में आएगा 5F में आएगा। तो ये इनका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास होता है N-2 1 से लेकर 14 तक, और N-1D 0 से लेकर 1 तक, और NH2 तक। समझ में आया कि नहीं बाबू। तो ये था हम लोग का महत्वपूर्ण 40 ऑब्जेक्टिव जो हमने 41 से लेकर कहाँ तक पढ़ा 80 तक पढ़ा। ठीक है बाबू। तो मिलते हैं हम लोग